बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मेरा जत्म और आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर आमतौर पर कम ही चर्चा होती है। वो विषय है दलित महिलाओं के संघर्ष का, उनके साथ घटने वाली घटनाओं का, उनको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन चुनौतियों का। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम इस चर्चा में इस किताब का सहारा लेंगे, कमिंग आउट एज दलित बाय यशिका दत्त। इसका रिव्यू किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से जाकर उस वीडियो का रिव्यू आप देख लीजिए। इस किताब के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर 11, जिसका नाम है दलित वुमेन्स मूवमेंट। इस चैप्टर के शुरुआत में ही यशिका दत्त लिखती हैं, आई एम अ दलित एंड अ वुमन। मैं एक दलित हूं और महिला हूं। एंड एम देयरफॉर डबली डिसएडवांटेज सो फार एज द कास्टिस्ट एंड पैट्रियार्कल एटीट्यूड ऑफ इंडियन सोसाइटी कंटिन्यू टू प्रिवेल। उनका कहने का मतलब है कि मैं एक दलित हूं और महिला हूं, जिसकी वजह से मुझे दो तरह के डिसएडवांटेज हैं, मतलब कि दो तरह की उनके साथ समस्याएं हैं। एक तो है पितृसत्तात्मक सोच और एक है कास्टिस्ट जातिवादी सोच, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। चूंकि ये किताब इंग्लिश में है, मैं केवल बहुत इंपॉर्टेंट ही चीजें यहां से आपको कुछ पढ़कर बताऊंगा और उसका अनुवाद करके बताऊंगा, जिससे कि आप समझ पाए। यहाँ पे इसी किताब के पेज नंबर 143 पर लिखती हैं, When it come to rape in rural area, it is very hard for Dalit women even to file a report. A 2001 study by Amnesty International record that police officer dismissed 30% of rape cases as false. जब कभी भी रूरल एरिया में जो केसेस होते हैं, जो रेप केसेस होते हैं, उनमें दलित महिलाओं की शिकायतें तक दर्ज नहीं होती, प्राथमिक शिकायतें दर्ज नहीं होती हैं। 2001 में एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि गांव के अंदर 30% रेप केसेस को गलत बताकर उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती। Police officer dismissed 30% of rape cases as false. If this doesn't stop the woman from filling a first information report (FIR), then the upper caste establishment, which include the panchayat, punishes her family and the entire Dalit community, blocking their access to water, land and neighborhood shop until she is forced to withdraw her complaint, or they try to buy her silence with an insufficient amount of money. If nothing works, then in some cases the police accept bribe to frame the Dalit survivor and her family with fake cases. So in a cruel irony, instead of the rapist, the Dalit woman and her family end in jail instead. The author of Dalit Woman Speak Out discovered several cases where the Dalit woman is not only raped but often imprisoned on false charges for trying to get justice. इस पैरा में यशिका दत्त ये लिखती हैं कि अगर किसी भी हालात में जो दलित महिला है, जो पीड़िता महिला है, जिसका रेप हुआ है, वो अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करा भी देती है, उस कंडीशन में जो वहां का जो अपर कास्ट का जो वर्चस्व है, अपर कास्ट का जो पूरा सिस्टम है, जो अपर कास्ट का जो पूरा नेक्सस काम करता है, वो पंचायत के द्वारा उस महिला के परिवार को सजा दिलवाता है। कैसे सजा दिलवाता है? गांव में सजा कैसे दी जाती है? उनका हुक्का पानी बंद करके। हुक्का पानी बंद इन द सेंस कि उनको पानी नहीं दिया जाएगा, उनको जो आसपास की जो दुकानें हैं वो उनको राशन नहीं देंगी, है ना, उनके जो सार्वजनिक जो रास्ते होते हैं उन पर नहीं निकलने दिया जाएगा, उन पर उनको निकलने की मनाही हो जाएगी, है ना। और ये पूरा एक दबाव बनाया जाता है कि जिससे वो जो दलित महिला है वो अपने जो उन्होंने रिपोर्ट दायर करवाई है उस रिपोर्ट को वापस ले लें। अगर जब ये सारी चीजें भी काम नहीं करती तो उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप चलिए ठीक है, पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर आप वो कोशिश ये करते हैं कि इनको कुछ पैसे दे दिए जाएं, जिसकी वजह से ये केस वापस ले लें। अगर ये भी काम नहीं करा, अगर ये पैंतरा भी उनका विफल हो गया, ये पैंतरा भी उनका काम नहीं करा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो पुलिस वाले को रिश्वत खिलाते हैं और उसके बाद जो महिला है, जो पीड़िता महिला है, उसके ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाए जाते हैं, झूठे केसेस लगाए जाते हैं और उनको उठा के बंद कर दिया जाता है।
यहाँ पर यशिका दत्त ये भी लिखती हैं कि द ऑथर ऑफ दलित वुमन स्पीक आउट डिस्कवर्ड सेवरल केसेस where the Dalit woman is not only raped but often imprisoned on false charges for trying to get justice. एक किताब है दलित वुमन स्पीक आउट, उसके एक लेखक हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने अपनी किताब में कोट किया है कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर दलित महिलाओं को जिनका रेप हुआ है उनको ही उठा के जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो खुद के लिए जस्टिस की जंग ना लड़ पाए, क्योंकि जस्टिस लेना भी इस देश में एक जंग है, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। पेज नंबर 144 पर लिखती हैं यशिका दत्त, there have even been case of policemen committing rape of Dalit and Adivasi women in 1972. In 1972, two policemen raped Mathura, a 14-year-old Adivasi girl, in the Desaiganj police station in Maharashtra. In 1989, two policemen raped Suman Rani in Haryana. More recently, several horrific reports claim that policemen assault Adivasi women in conflict-ridden area in Bastar. In early 2017, the National Human Rights Commission sent a notice to a Chhattisgarh state government holding state police official guilty for raping, gang raping and sexual assaulting at least 16 Adivasi women in that region between October 2015 and March 2016 in Bastar. Dalit women have complained that policemen squeezed women's breast to confirm if they were lacting mother. It's not uncommon to hear about police brutality against both upper caste and Dalit women in conflict-ridden. इस पैरा में यशिका दत्त ने ये लिखा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर पुलिस जो है उन्होंने दलित महिलाओं का रेप किया है, दलित आदिवासी महिलाओं का रेप किया है। उसमें वो कुछ केसेस के एग्जाम्पल देते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल देती हैं 1972 में दो पुलिस वालों ने एक 14 साल की आदिवासी लड़की का रेप किया देसाईगंज पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में। फिर एक एग्जाम्पल देती हैं 1979 दो पुलिस वालों ने सुमन रानी नाम की एक लड़की का हरियाणा में रेप किया। फिर वो कुछ साल पहले के कुछ एग्जाम्पल देती हैं जहां पर वो लिखती हैं इन अर्ली 2017 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को नोटिस भेजा क्योंकि वहां पर जो पुलिस वाले थे, कुछ पुलिस वाले थे, वो गिल्टी पाए गए थे रेप में, बलात्कार में, सामूहिक बलात्कार में और सेक्सुअली असॉल्टिंग में। उन्होंने तकरीबन 16 आदिवासी महिलाओं के साथ ये सारे कुकृत्य किए थे, ये सारे काम किए थे। मतलब उन्होंने अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान ये सारे घटिया और गिरे हुए काम किए थे। इन बस्तर दलित वुमेन हैविंग कंप्लेन दैट पुलिस, बस्तर के अंदर दलित महिलाओं ने कंप्लेंट की कि पुलिस वालों ने उनके ये मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं कि खैर छोड़िए, मैं नहीं समझा सकता इसको। आप एक काम कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम समझा नहीं पाते, वो चीज बोलने में बड़ा तकलीफ देती है। मतलब कैसे मैं बोलूं कि कुछ पुलिस वालों ने कुछ महिलाओं के स्तनों को दबाकर चेक किया कि वो लैक्टिंग मदर है कि नहीं है। क्या बोलूं मैं इसको। ऐसी सारी चीजें हैं इस किताब में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि हम वाकई में आजाद हैं या नहीं हैं, वाकई में हमारे समान अधिकार हैं भी या नहीं है। जो 1972 का जो केस था, मथुरा नाम की जो लड़की थी, उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कुछ चीजें लिखती हैं यशिका दत्त। When Mathura's rape case came to trial, the Supreme Court declared that because she was used to sex, she might have initiated the cop to have intercourse with her. There was huge backlash against the Supreme Court verdict. After years of protest and petitions by women rights organizations in 1982, the judiciary was forced to amend the law to consider the survivor testimony as proof that she did not consent to have sex and was, in fact, raped. But even after that amendment, similar arguments are used to acquit accused rapists
In the case of Suman Rani, the argument was made that since Rani was used to frequent intercourse and there were no mark of violence or sexual assault on her body, there was no rape. The Supreme Court did not apply the minimum 10-year sentence for rape and instead sentenced the rapist of 5 years. Even 36 years after the amendment, Indian court continued to set up upper caste rapists free by justifying a Dalit woman's sexual availability as the cause for her rape. It's because of these light sentence and extremely low rate of conversion that there is a perception that raping a Dalit woman has no consequences. इस पैरा के अंदर यशकत ये समझाने की कोशिश करते हैं कि दलित आदिवासी महिलाओं के लिए एक जो धारणा बनाई जा रही है या बना ली गई है कि दलित महिलाएं और आदिवासी महिलाएं सेक्स करने के लिए अवेलेबल होती हैं, वो रेप करने के लिए भी अवेलेबल होती हैं और वो चीज हमें वो मेंटलिटी जो है वो कोर्ट के वर्डिक्ट्स में भी सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है और समझने को मिलती है। उसमें वो उदाहरण देती है कि मथुरा का जो रेप केस हुआ था, मथुरा एक लड़की का नाम है, माथुरा, मैं हो सकता है इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो ये कहते हैं चूंकि जो माथुरा थी वो सेक्स की आदी थी, इसीलिए हो सकता है कि उसने पुलिस वालों को सेक्स करने के लिए, इंटरकोर्स करने के लिए इनिशिएट किया हो या प्रोवोक किया होगा या उसको उकसाया होगा, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद जो बैकलैश हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बहुत इधर उधर आलोचनाएं हुई और उसके बाद पूरा 1 साल तक पूरा प्रोटेस्ट चला, कुछ पिटिशंस हुए वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। फिर उसके बाद पूरा एक अमेंडमेंट आया और उन्होंने एक पूरे लॉ को अमेंड किया और उस लॉ में ये कहा गया कि जो सर्वाइवर है यानी कि जो पीड़िता है उसकी जो टेस्टिमनी होगी वो एज अ प्रूफ होगी कि उसका जो कंसेंट था उस समय सेक्स करने के दौरान उसका कंसेंट था या नहीं था। तो अगर वो कंसेंट नहीं होगा तो फिर वो रेप की श्रेणी में आएगा। लेकिन उसके बाद भी जब सुमन रानी का केस होता है तो वहां पर ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि रानी वॉज यूज टू फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स एंड देयर वर नो मार्क ऑफ वायलेंस। ये जो सुमन रानी का जो केस है ये 1989 का है। ये जो सुमन रानी का केस है 1989 का है। उसमें भी इस तरह के आर्गुमेंट हुए कि जो सुमन रानी जो थी वो सेक्स के लिए बहुत फ्रिक्वेंटली वो इंटरकोर्स करती थी, फ्रिक्वेंटली सेक्स करती थी और उनके शरीर के ऊपर कोई भी वायलेंस के कोई भी निशान नहीं है, इसलिए वो बलात्कार नहीं है, वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। लिखती हैं दी सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट अप्लाई द मिनिमम 10 ईयर सेंटेंस फॉर द रेप, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का भी उसको सजा नहीं सुनाई जो आरोपी था उसको, और केवल 5 साल की सजा सुनाई। 36 साल के अमेंडमेंट के बाद भी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो एक तरह का एक पैरामीटर उन्होंने सेट कर दिया है कि अगर जो दलित बहुजन महिलाओं के साथ अगर बलात्कार होगा तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ कार्रवाई की नहीं जाएगी, या अगर किसी भी तरीके से उस सजा को डाइल्यूट करने की कोशिश की जाएगी। उसका जो एक बहुत बड़ा वजह है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित हैं। पेज नंबर 145 पर यशिका दत्त कुछ आंकड़े देती हैं कि 2001 से लेकर 2014 के तक गुजरात के अंदर जो दलित महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार की घटनाएं थी वो 500% से बढ़ी हैं, और उसी के कमोबेश उसी के साथ में, उसी के पैरेलल में अगर हम देखें तो जो कन्विक्शन रेट है वो कम हुआ है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर लिखती हैं हरियाणा 2012 में, हरियाणा में भी यही चीज देखने को मिलती है कि वहां पर जो रेपिस्ट के जो एक्यूज हैं, रेप के जो एक्यूज हैं, उनको फ्री किया जा रहा है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट केस ऑफ रेप्स
In fact, case of rapes of Dalit women had a shamefully low convicted rate. 2% का कन्विक्शन है और इसमें भी जो दलित महिलाओं के रेप के जो केसेस जाते हैं, पहली बात तो वो दर्ज ही बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने दर्ज होते हैं उनमें भी सिर्फ 2% का ही कन्विक्शन रेट है, मतलब कि 2% लोगों को ही सजा हो पाती है। उसके जो ओवरऑल 24% का जो रेट है उसमें भी बहुत कम है। ये 2014 के आंकड़े हैं। इस तरह की काफी अच्छी जानकारी इसमें है। ये सिर्फ मैंने कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की है, हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये किताब आप मंगाएं और पढ़ें। ये किताब बहुत बेहतरीन है, इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स को। इस किताब के अंदर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे दलित बहुजन मूवमेंट का, उसकी फिलॉसफी का, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है काफी अच्छे से। तो इस किताब को मंगाइए। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। हालांकि मेरी अंग्रेजी खराब है तो इस किताब में से बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने पेश नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश लगातार ये रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊं, जो बहुजन लिटरेचर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप लोगों तक लेकर आऊं, आप लोगों को बताऊं उसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि मेरी जो छोटी सी कोशिश है, मैं अपनी क्षमताओं में रहकर जो कर रहा हूं, वो कहीं किसी हद तक किसी कोने में 1% तो बदलाव लाने में अहम भूमिका अदा कर ही सकेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, कुछ आपको समझने को मिला हो, कुछ अच्छा आपको प्रोडक्टिव कंटेंट लगा हो, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको वीडियो, और जो मैंने आपके साथ जो साझा करी उसे सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लीजिए और आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पर आप मुझे जो भी किताब भेजना चाहते हैं वो आप भेज दीजिएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट्स के डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप मुझे आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप मुझे जितनी चाहे उतनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध हमेशा करता हूं कि आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल है। जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको जरूर आप ज्वाइन करें, वो बहुत जरूरी है। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।